नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का अध्याय 10, जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस वीडियो में हम पाठ 10 को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां पाठ को पढ़ाया था। उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। अवधि घोंघे के कुछ खोल देखती है और उन्हें उठाने लगती है। उसकी माताजी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और बताती है कि यह खोल एक जीवित घोंघे का घर हो सकता है, वास्तव में उनके शरीर का एक अंग होता है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है उसके अंदर कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है। बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ उस घटना को साझा करते हैं। वे अपने शिक्षक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं जो खोल हिल भी नहीं रहा था वह एक सजीव घोंघे के शरीर का अंग कैसे हो सकता है। शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव के बारे में चर्चा करते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है। तो इस पाठ में हम इसमें जानेंगे कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, शिशु में वृद्धि। पहले वो छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। इस तरह से वृद्धि होती है सजीवों में, लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। यहाँ पर है छुई मुई का पौधा। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्रियाकलाप द्वारा यहाँ बताया गया है। यहाँ पर है फली का अंकुरित बीज। कोलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन बीजों को मिट्टी से ढकने पर इनका अंकुरण बाधित होता है, जैसे कैडुलुआ और जीनिया। कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए। आप बीजों को सजीव या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे? पौधों में वृद्धि एवं गति। यहाँ पर है सभी दिशाओं से आते सूर्य के प्रकाश में रखा उल्टा पौधा और एक दिशा से आते सूर्य के प्रकाश में रखा सीधा पौधा। वैज्ञानिक से परिचय। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधे के साथ एक रोचक प्रयोग किया। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधे की अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन से उन्होंने मापा कि पौधे जितनी तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपनों को महसूस कर सकते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं।
पौधे का जीवन चक्र, यहाँ जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। ये है बीजों का अंकुरण, फली के पौधे का जीवन चक्र, जंतुओं का जीवन चक्र, मच्छर का जीवन चक्र, यहाँ पर स्थिर जल में निकाय में मच्छरों के लार्वा और प्यूपा, यहाँ पर है मच्छर का जीवन चक्र। रेशम कीट भी जीवन की 4 अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अंडे लार्वे के रूप में स्फुटित होते हैं और फिर आकार में बढ़ते हैं। प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा धागे जैसा पदार्थ स्रावित करता है जो उनके चारों ओर लिपट जाता है। ये वो रेशे हैं जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। भारत में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने रेशम के उत्पादन के लिए अनेक केंद्र स्थापित किए हैं। तालाब में मेंढक की विभिन्न अवस्थाएं। मेंढक का जीवन चक्र। आपके विचार से क्या सभी पक्षी भी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं? जंतुओं का जीवन चक्र पौधे के जीवन चक्र से किस प्रकार भिन्न होता है? यहाँ पर प्रमुख शब्द दिए गए हैं: श्वास लेना, गति, निष्कर्ष निकालना, मृत, सजीव, सृजन करना, उत्सर्जन, पोषण, योजना, मंडूकक, प्यूपा, प्रयोग, अंकुरण, जनन, अन्वेषण करना, वृद्धि, श्वसन, पहचान करना, लार्वा, अनुक्रिया, अवलोकन, जीवन चक्र, उद्दीपन, पूर्वानुमान, सजीव, टैडपोल और जलांडक। अब हम सारांश पढ़ते हैं। मुख्य बिंदु: हमारे आसपास की वस्तुओं को सजीव और निर्जीव में श्रेणीकृत किया गया है। सजीव की मूल विशेषताएं हैं कि वे गति करते हैं, खाते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जनन करते हैं और मरते हैं। इनमें से किसी भी विशेषता की अनुपस्थिति इंगित करती है कि वे सजीव नहीं हैं। प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। बीजों का अंकुरण जल, वायु, उपयुक्त प्रकाश और अंधकार की परिस्थितियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बीजों के अंकुरण के समय सामान्यतः नीचे की ओर जबकि प्ररोह ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। एक पौधे का जीवन चक्र बीज के अंकुरण से आरंभ होता है और उसके बाद वह वृद्धि और विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। इसमें पुष्पन और बीज उत्पादन सम्मिलित हैं। उनके जीवन चक्र के दौरान उत्पन्न बीज नए पौधों में अंकुरित हो जाते हैं और यह चक्र जारी रहता है। एक जंतु का जीवन चक्र जनन के फलस्वरूप नवजात के जन्म से प्रारंभ होकर वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तत्पश्चात वयस्क अवस्था आती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। जनन की प्रक्रिया जीव की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। मच्छर अपने जीवन काल में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्थाओं से गुजरते हैं। मेंढक के जीवन की अवस्थाओं में अंडे, टैडपोल, मंडूकक और वयस्क अवस्थाएं सम्मिलित हैं। कुछ सजीवों जैसे मच्छरों और मेंढकों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन उनके शरीर के आकार, संरचना, कभी कभी आवास में भी देखे जा सकते हैं। आइए और अधिक सीखें। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास यहाँ दिए गए हैं, उन्हें हल करेंगे। नौ सवाल हैं इसके, उन्हें हल करेंगे और भी सीखें। यहाँ पर और भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न: पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर: पौधे और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताएं: 1. दोनों जन्म लेते हैं। 2. दोनों का एक विकासात्मक चरण होता है। 3. दोनों अपनी प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन करते हैं। 4. दोनों गति करते हैं। 5. दोनों श्वसन करते हैं। 6. दोनों पोषण करते हैं। 7. दोनों बढ़ते हैं। 8. दोनों उत्सर्जन करते हैं।
9 दोनों जीवन चक्र पूरा करते हैं। अब यहाँ पर है भिन्नताएं, यानी इनमें अलग क्या है। जंतु और पौधे। एक जंतु जीवन नवजात शिशु से शुरू करता है। एक पौधे का जीवन बीज अंकुरण से शुरू होता है। जंतु वृद्धि निश्चित समय तक होती है। पौधे वृद्धि अनिश्चित समय तक यानी अंत तक होती है। अधिकांश गतिशील होते हैं जंतु, और पौधे आमतौर पर स्थिर होते हैं। जंतु संवेदी अंग होते हैं। पौधे उद्दीपनों पर धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। अब है प्रश्न 2। नीचे तालिका में कुछ विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे व तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई किसी भी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों है। ये तालिका दी गई है, हम इसे हल करेंगे। ये उत्तर हैं। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4। क्या इसकी वृद्धि होती है? नहीं। क्या यह श्वास लेता है? नहीं। उदाहरण कुर्सी, मेज और डेस्क। टिप्पणी, निर्जीव वस्तुएं श्वास नहीं लेती और बढ़ती नहीं हैं। दूसरा है, क्या वृद्धि होती है? नहीं। श्वास लेती हैं? हाँ। वायरस और बैक्टीरिया, इनमें श्वसन तंत्र होता है। तीसरा, क्या इसकी वृद्धि होती है? हाँ। क्या ये श्वास लेते हैं? नहीं। हिमखंड, पहाड़ आदि ये पदार्थ के संचयन से बढ़ते हैं। आगे है नंबर 4। क्या वृद्धि होती है? हाँ। श्वास लेते हैं? हाँ। फिर है उदाहरण पौधे और जंतु। जीवों में ये विशेषताएं होती हैं। अब है प्रश्न 3। आपने सीखा कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाज और दालों के उपयुक्त भंडार के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझने से हमें अनाज दालों को अंकुरण से बचाने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित तरीके से संग्रहित करने में सहायता मिल सकती है। यहाँ को सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें। नंबर 2, उन्हें सीधी धूप से दूर रखें। नंबर 3, वायुरुद्ध बर्तन यानी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। अब है प्रश्न 4। आपने सीखा कि टैडपोल की एक पूंछ होती है, लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेंढक बन जाता है तो यह पूंछ लुप्त हो जाती है। टैडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है? उत्तर है नंबर 1, पूंछ उन्हें जल में तैरने में मदद करती है। नंबर 2, पूंछ तैरते समय संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। प्रश्न 5। चरण का कहना है कि लकड़ी का गट्ठर निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे सजीव मानती है क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारू के कथनों के पक्ष या विपक्ष में अपने अपने तर्क दीजिए। उत्तर, चरण, चारू, विपक्ष। ये पक्ष, चारू कहती है पेड़ सजीव चीजें हैं लेकिन लकड़ी का लट्ठा पेड़ को काटने से प्राप्त होता है। पक्ष, वह सही है क्योंकि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है, अर्थात सांस नहीं लेता, पोषण नहीं लेता आदि, इसलिए अब यह निर्जीव वस्तु बन जाता है। यह सजीव में से निर्जीव में बदल जाता है, वह फिर इसे भी जीवित सोचता है, इसलिए ये गलत है। अब है प्रश्न 6। मच्छर और मेंढक के जीवन में क्या समानताएं और क्या विभेदकारी विशेषताएं हैं? उत्तर, समानताएं और विभेदकारी विशेषताएं। मेंढक के जीवन चक्र में भी 4 चरण होते हैं। अंडे, पूंछ वाला टैडपोल, मंडूक, मेंढक का बच्चा, वयस्क। अब मच्छर के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। इधर है, दोनों की शुरुआत अंडे की अवस्था से होती है। अंडे से वयस्क तक दोनों के 4 चरण होते हैं। दोनों का जीवन जल चक्र में विकसित होता है। अंडे से वयस्क तक दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पर है कि अपने जीवन चक्र में इसकी पूंछ नहीं होती है मच्छर की। मेंढक अपने जीवन चक्र में इसकी पूंछ होती है। मच्छर का जीवन चक्र 2 से 4 दिन से लेकर 4 सप्ताह तक होता है। इसमें वयस्क अवस्था से पहले इसकी पूंछ गिर जाती है। मेंढक का जीवन चक्र लगभग 14 सप्ताह का होता है।
प्रश्न 7, एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई हैं। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्रारोह और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं, उसका चित्र बनाइए, इसके कारण भी लिखिए। तो भूमि पर रखा गमला, इस तरह से चित्र बनेगा। तना वृद्धि, पौधे का हरा भाग प्रकाश की ओर ऊपर बढ़ता है, पत्तियां फैल जाएंगी और नई पत्तियां दिखाई दे सकती हैं, ताकि पौधों को सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाने में मदद मिल सके। जड़ वृद्धि, जड़ें मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ेंगी ताकि पौधों को मजबूत खड़े होने तथा जल तथा पोषण तत्व प्राप्त करने में मदद मिल सके। कारण, तने में पत्तियां होती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। यही कारण है कि तना प्रकाश की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ता है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं। जड़ों के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। जड़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब है प्रश्न 8, तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेटअप तैयार किया जिसे चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। आप क्या सोचते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं और उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं? प्रयोग के लिए सेटअप, 3 चित्र हैं यहाँ पर। उत्तर, वे जड़ और अंकुर की दिशा का पता लगाना चाहते हैं। जड़ नीचे की ओर बढ़ती है और अंकुर ऊपर की ओर बढ़ता है। यदि तीनों गमलों के पौधों को विकसित की अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं तो उन्हें 1 सप्ताह के बाद पता चल जाता है कि वे सही हैं। प्रश्न 9, बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना बनाइए। उत्तर, उद्देश्य बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करना। आवश्यक सामग्री 2 समान बीकर, मिट्टी, बीज, थर्मामीटर और अलग अलग तापमान नियंत्रित वातावरण जैसे कि कमरा, रेफ्रिजरेटर आदि। प्रक्रिया, 2 बीकर लेंगे, ए और बी, लेबल लगाएंगे। प्रत्येक बीकर में गीली रुई पर कुछ चने के बीज रखेंगे। बीकर ए को कमरे के बाहर खुली जगह पर रखेंगे और बीकर बी को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। 3 दिन बाद दोनों बीकरों का निरीक्षण करेंगे। बीकर ए में बीज अंकुरित होते हैं जबकि बीकर बी में बीज अंकुरित नहीं होते। कई दिनों के बाद बीकर बी में भी बीज अंकुरित हो जाते हैं। निष्कर्ष, तापमान का बीज अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, सजीव कौन सी क्रिया करते हैं? ए बात करते हैं, बी सांस लेते हैं, सी चमकते हैं, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, सांस लेते हैं। प्रश्न 2, सजीवों की कौन सी विशेषता उन्हें निर्जीवों से अलग करती है? ए रंग, बी भोजन, सी गति करना, डी ठोस होना। इसका सही उत्तर है सी, गति करना। प्रश्न 3, पौधे भोजन बनाते हैं। ए मिट्टी से, बी हवा से, सी प्रकाश की मदद से, डी पानी से। इसका सही उत्तर है सी, प्रकाश की मदद से। प्रश्न 4, सभी सजीवों में कौन सी प्रक्रिया समान होती है? ए उड़ना, बी दौड़ना, सी सांस लेना, डी खाना पकाना। इसका सही उत्तर है सी, सांस लेना। प्रश्न 5, बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देना किस विशेषता को दर्शाता है? ए संवेदनशीलता, बी प्रजनन, सी पोषण, डी गति। इसका सही उत्तर है बी, प्रजनन। प्रश्न 6, मनुष्य का गर्मी में पसीना आना क्या दर्शाता है? ए गति, बी प्रजनन, सी अनुकूलन, डी संवेदनशीलता। इसका सही उत्तर है डी, संवेदनशीलता। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा सजीव नहीं है? ए मछली, बी पेड़, सी पत्थर, डी बिल्ली। इसका सही उत्तर है सी, पत्थर। आगे है, कौन सा जीव भोजन स्वयं बना सकता है? ए बकरी, बी गिलहरी, सी आम का पेड़, डी शेर। इसका सही उत्तर है सी, आम का पेड़। सजीव वातावरण में परिवर्तन का उत्तर किस रूप में देते हैं? ए नींद लेकर, बी प्रतिक्रिया देकर, सी भाग लेकर, डी शांत रहकर। इसका सही उत्तर है बी, प्रतिक्रिया देकर। जिन सजीवों में वृद्धि होती है उनमें क्या बढ़ता है? ए रंग, बी वजन और आकार, सी गति, डी ध्वनि। इसका सही उत्तर है बी, वजन और आकार। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए हृदय में, बी पेट में, सी फेफड़ों में, डी मस्तिष्क में। इसका सही उत्तर है सी, फेफड़ों में। पौधे किसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं? ए अंधकार, बी प्रकाश, सी हवा, डी ध्वनि। इसका सही उत्तर है बी, प्रकाश।
एक सजीव का मुख्य लक्षण क्या होता है? ए सोचना, बी प्रतिक्रिया देना, सी बोलना, डी चलना। इसका सही उत्तर है बी प्रतिक्रिया देना। कौन सा कार्य केवल सजीव कर सकते हैं? ए जल में तैरना, बी भोजन को पचाना, सी पत्थर पर गिरना, डी रोशनी को परावर्तित करना। इसका सही उत्तर है बी भोजन को पचाना। निर्जीव वस्तुओं की विशेषता क्या होती है? ए वह बढ़ती है, बी वह प्रतिक्रिया देती है, सी उसमें जीवन नहीं होता, डी वह ऊर्जा प्राप्त करती है। इसका सही उत्तर है सी उसमें जीवन नहीं होता। सजीवों में वृद्धि किस रूप में देखी जाती है? ए रंग बदलने में, बी ऊंचाई और वजन बढ़ने में, सी खाना बनाने में, डी आवाज निकालने में। इसका सही उत्तर है बी ऊंचाई और वजन बढ़ने में। बच्चे बड़े होकर वयस्क बनते हैं, यह किस क्रिया को दर्शाता है? ए प्रजनन, बी वृद्धि, सी गति, डी अनुकूलन। इसका सही उत्तर है बी वृद्धि। प्रश्न, एक पौधा सूर्य की ओर झुकता है, यह किस विशेषता का उदाहरण है? ए गति, बी संवेदनशीलता, सी प्रजनन, डी श्वसन। इसका सही उत्तर है बी संवेदनशीलता। प्रश्न है, सजीवों में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है? ए पाचन, बी संवेदनशीलता, सी श्वसन, डी प्रजनन। इसका सही उत्तर है सी श्वसन। मनुष्यों में अपशिष्ट पदार्थ किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं? नाक, बी त्वचा और मूत्र मार्ग, सी फेफड़े, डी कान। इसका सही उत्तर है बी त्वचा और मूत्र मार्ग। पक्षियों का उड़ना किस विशेषता का उदाहरण है? ए संवेदनशीलता, बी गति, सी श्वसन, डी पोषण। इसका सही उत्तर है बी गति। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 10 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा पाठ को पढ़ाऊंगी, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।